बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों को जो जो सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये चार चीजें हमने सीखी। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको हम तीन केसेस में बांटते हैं। फर्स्ट केस देखो, जैसे मान लो एबीसी पार्टनर्स है, डी नया पार्टनर आया। एबीसी की रेशियो दी हुई थी 5:3:2, तो 5+3+2 का टोटल किया 10 आ गया। तो 5/10, 3/10 और 2/10 शेयर आ गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। बस ऐसे ही दिया हुआ कि एबीसी की ये रेशियो है, डी इतने शेयर के लिए आ रहा है। तो ऐसे केस में टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम कर लेते हैं और उसमें से डी का शेयर 1/6 दे देते हैं। तो हमारे पास बैलेंस क्या बच जाता है? 1 - 1/6 इज 5/6। अब ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और सी का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। कैसे? 5/10 ऑफ 5/6। ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10, सी का शेयर है 2/10। तो 5/10, 3/10, 2/10 किसका देंगे? जो सी को देने के, डी को देने के बाद जो बैलेंस बचा है 5/6 उसका। तो 5/6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तो इनका 25/60, 15/60 और 10/60 आ गया। आप चाहो तो इसको यहीं सिंप्लीफाई कर दो, मैं नहीं करता सिंप्लीफाई। अब यहां पर ये आपका जो शेयर आया 25/60 ए का शेयर आ गया, 15/60 बी का आ गया, 10/60 सी का आ गया और डी का शेयर तो 1/6 है। अब एलसीएम लो 60, 25:15:10:10 न्यू रेशियो आ गई। अब चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे क्या है, इसको टोटल करके देखो। 25 + 15 + 10 + 10 टोटल हुआ 60। ये जरूर टोटल करके देख लेना। 25 + 15 + 10 + 10 टोटल 60 के बराबर आना चाहिए। आता है तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं आता है तो इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अब सिंप्लीफाई कर दो। 5 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 5:3:2:2 बाय 12, ये न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, अब वो पूछेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये रहा फॉर्मूला बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड शेयर था 5/10, ए का ओल्ड शेयर था 5/10, न्यू आ गया 5/12। तो एलसीएम लेकर माइनस किया, 5/60 उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। बी का 3/10 था ओल्ड, 3/12 उसका न्यू है, तो 3/60 उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया। सी का 2/10 ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर हो गया 2/12, तो 2/60 उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ये जैसे ही मैंने 5/60, 3/60 और 2/60 यहाँ पर प्लेस किया, एलसीएम लिया, सॉरी, तो 5:3:2 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। इसमें कभी भी न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर से टैली नहीं होगा। सेक्रीफाइसिंग निकालते हुए, न्यू निकालते हुए हमेशा टैली होगा। जरूर चेक करके देखना, कोई गलती है तो वहीं पकड़ में आ जाएगी, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं होगा टैली। चेक करने का तरीका क्या है? इस केस में जो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी वो एग्जैक्टली ओल्ड रेशियो के बराबर होगी। ओल्ड रेशियो दी हुई थी 5:3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी निकली है 5:3:2। ये फर्स्ट केस की खासियत होती है। ठीक है, ओके। अब केस नंबर 2। अब आपको ए और बी मान लो दो पार्टनर्स दिए हैं, 5:3 की रेशियो दी हुई है। तो हमने क्या किया, 5 + 3 8 होता है, 5/8 3/8। सी आया 1/5 शेयर के लिए। और यहां क्लियर किया होगा कि ये शेयर सी को कौन कैसे दे रहा है। 1/10 वो फ्रॉम ए ले रहा है, 1/10 वो फ्रॉम बी ले रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल हो गया। ए का न्यू शेयर 5/8 इसका ओल्ड शेयर था, इसमें से 1/10 उसने सी को दे दिया, बैलेंस बच गया 21/40। बी का न्यू शेयर 3/8 था, -1/10 उसने सी को दे दिया और 11/40। आपको एलसीएम के लिए एक बार दोबारा से निकालना सिखा देता हूं बच्चों। जैसे 8 और 10 का एलसीएम लिया, 40 आ गया। और इजी करना है तो वो भी किया जा सकता है, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ। 8 और 10 का एलसीएम है 40, 8 5 दा 40 और 5 3 दा 8 का टेबल पढ़ते हैं ना, 8 5 दा 40, 5 3 दा 15। ऐसे 10 4 दा 40, 4 4 आ गया, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया,
तो आंसर आ गया 11/40। ठीक है ना, आपको एल्सियम लगाना आता होगा, फिर भी मैंने एक बार सिर्फ रिकैप सा कराया है। तो 21/40 ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया 11/40 और सी का तो शेयर क्वेश्चन में गिवन था 1/8 ये रहा। तो एलसीएम लिया 40, 21:11:8 इनका न्यू शेयर आ गया और अगेन इसका टोटल करके देखो 21, 11 और 8 का टोटल 40 के बराबर होना चाहिए है। ठीक है ना, और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों यही रही, बिल्कुल सामने जो 1/10 और 1/10 हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप चाहो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से भी निकाल के दिखा सकते हो, लेकिन आपको 1/10 और 1/10 जो है उसी का एल्सियम ले लो, 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आज। ठीक है, फर्स्ट केस में ओल्ड शेयर ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ये जो सेकंड केस करा रहा हूं इसमें जो फ्रॉम ए और फ्रॉम बी वो जितना शेयर ले रहा है उसका ही रेशियो निकाल दो तो वो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। और अब थर्ड केस आपको जिस तरह से भी दिया हो हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ए बी पार्टनर्स है और उसमें उनकी ओल्ड शेयर दी हुई है 5:3, वही 5/8 3/8 हो गया। सी इज कमिंग और ऐसे गिवन है कि सी विल चार्ज 1/10 ऑफ ए शेयर। सी ए का 1/10 शेयर लेगा, जितना भी ए का शेयर है। जैसे मान लो ए मान लो लेता है 50%, तो 50% का 1/10 मतलब 5% सी ले लेगा। ऐसे सी का उसका लिखा हुआ है 1/6 ऑफ बी शेयर, बी जितना शेयर लेता है उसका 1/6 लेगा। तो अब ये थर्ड केस की तरह से गिवन है, ऑफ ए शेयर ऑफ बी शेयर। सेकंड केस में लिखा होता है फ्रॉम ए फ्रॉम बी, बस इतना ए दे देगा इतना बी दे देगा। लेकिन थर्ड केस में लिखा होता है ए के शेयर का इतना लूंगा, दूसरे में बी के शेयर का इतना लूंगा। तो हम इस थर्ड को सेकंड में पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 1/10 ऑफ ए शेयर, ए का शेयर है 5/8, मल्टीप्लाई कर दो 1/10 ऑफ ए शेयर, ए के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 5/80 वो ए से ले रहा है और 5/80 को सॉल्व कर दो 1/16 फ्रॉम ए। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे। ऐसे 1/6 ऑफ बी शेयर, बी का शेयर है 3/8, तो 1/6 ऑफ 3/8, तो दैट इज 3/48 वो बी से ले रहा है। इसको भी तुमने सॉल्व किया तो ये 1/16 फ्रॉम बी आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 1/16 और 1/16 का एलसीएम लिया तो ये देख लो आपका ये 1:1 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से मैं बार बार बता रहा हूं कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट इसकी रेशियो में निकाल दो 1/16 और 1/16 की, आपका आंसर आ जाएगा। अब न्यू रेशियो कैसे निकालें? सेकंड केस की तरह, ए का न्यू शेयर ओल्ड था इसका 5/8, 1/16 उसने सी को दे दिया, बैलेंस 9/16 बचा। बी का न्यू शेयर 3/8 इसका ओल्ड शेयर था, 1/16 इसने सी को दे दिया, 5/16 बचा। और ये जो 1/16 और 1/16 ए और बी ने दिए हैं वो सी को दिए हैं, तो वो दोनों ऐड कर दो। एज थर्ड केस में सी का शेयर गिवन नहीं होता, वो भी हमें निकालना होता है। तो 1/16 का टोटल किया तो 2/16। अब एलसीएम ले लो बेटा, 9/16, 5/16 और 2/16 का जैसे एलसीएम लिया 9:5:2 टोटल आ गया, रेशियो आ गई। इसका टोटल करके देख लो 16 आ जाएगा बच्चों। अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक स्पेशल केस और करा देता हूँ। इस केस में है केस नंबर 1 ही, लेकिन थोड़ा स्पेशल वे में दिया हुआ है। जैसे एबीसी पार्टनर्स है, 5:3:2 की उनकी रेशियो है, तो 5:3:2 का टोटल होता है 10, मतलब 5/10, 3/10, 2/10 हो गया शेयर। सी आया 1/5 शेयर के लिए, डी सॉरी। अब ये फर्स्ट केस है नॉर्मल, लेकिन यहां एक चीज कर दिया कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना शेयर नहीं छोड़ेगा, यानी कि सी कह रहा है कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे केस में लेट टोटल प्रॉफिट 1, क्योंकि फर्स्ट केस है ना, डी को 1/5 देना है और सी को भी 2/10 उसका ओरिजिनल शेयर देकर रखना है। तो टोटल प्रॉफिट में से 1/5 हमने डी को देना है, 2/10 सी का रखना है, तो बैलेंस जो बचेगा दैट इज 3/5। ठीक है, और अब ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? 5/8, 5/10 नहीं, क्योंकि ए बी का शेयर देखना है ना, सी को तो दे दिया, तो ए और बी का 5:3 के रेशियो में देना है, तो 5/3 का टोटल बना 8,
सो ए का 5/8 multiplied by the balance 3/5, that is 15/40. ऐसी बी का न्यू शेयर 3/8 ऑफ बैलेंस 3/5, 9/40. और अब न्यू रेशियो निकलेगी 15/40 ए का शेयर, 9/40 बी का शेयर, सी का ओरिजिनल शेयर 2/10, डी तो आई 1/5 के लिए रहा, एलसीएम लिया 15:9:8:8. अगेन इसका टोटल करके देख लो बच्चों, पूरा 40 आ रहा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल लो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, ओल्ड थी 5:3:2, लेकिन सी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:3:0। ठीक है, इस तरह से। अब इन्हीं केसेस को थोड़ा मैथमेटिकली इधर उधर जम्बलिंग करके हम एक दो केसेस और बना सकते हैं, पर मोर लाइकली यही कि यही हमारे केसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये डन हो गया बच्चों। अब मैं तुम्हें कराता हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ये केस नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं मान लेते हैं, उनकी रेशियो 5:3 है। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए। तो आप ये समझो कि ए और बी, लेट अस अज्यूम ये बिजनेस पिछले 10-15 साल से चला रहे हैं, और 10-15 साल से उन्होंने अपने हार्डवर्क से, अपने एफर्ट से, अपने इनपुट से इस बिजनेस को ग्रो किया है और मार्केट में इसकी रेपुटेशन बनाई है, मतलब इसकी गुडविल क्रिएट करी है। और आज अगर हम ये बिजनेस सेल कर दें, तो लेट अस अज्यूम हमारा बिजनेस 10 करोड़ का है, लेकिन 11 करोड़ में बिक जाएगा, 1 करोड़ हमें एक्स्ट्रा गुडविल का मिल जाएगा, जो कि प्योर हार्डवर्क है ए बी का। लेट अस अज्यूम हम अभी बेच नहीं रहे, हम सी को एडमिशन दे देते हैं और 1 महीने के बाद बेच देते हैं, तो सी ने तो अभी कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ही नहीं होगा फर्म में, लेकिन जब बिजनेस बिकेगा तो वो 1/5 शेयर का पार्टनर बन चुका होगा, और वो जो एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए की गुडविल फर्म अर्न करेगी, उसका 1/5 शेयर मांगने बैठ जाएगा। और कायदे से देखा जाए तो क्योंकि वो उस टाइम पार्टनर होगा तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन उसमें से उसका कोई हक ही नहीं है। इसीलिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हुए, बिल्कुल इसी तरह से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हुए, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे, हम गुडविल को सेपरेट ट्रीट करते हैं। हालांकि डिसोल्यूशन में हम इसको नॉर्मल एसेट्स की तरह से ट्रीट कर जाते हैं, बट अदर केसेस में इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। तो अब जब नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है और वो फर्म की गुडविल का हकदार बन जाएगा, और फर्म जो उस गुडविल के कारण सुपर प्रॉफिट कमा रही है उसका भी वो राइटफुल ओनर बन जाएगा, तो उसके लिए पहले उसको कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ए और बी ने तो अपना हार्डवर्क किया है, पर सी ने क्या किया है? अब हम हिस्ट्री में तो 15 साल पहले जा नहीं सकते कि तुम भी साथ साथ तो हार्डवर्क करो, तो उसके बदले में उससे कैश कॉम्पनसेशन लिया जाता है कि अभी हमें आप शेयर ऑफ गुडविल दो। तो जब नया पार्टनर आता है तो एक तो अपना कैपिटल लाता है। लेट अस अज्यूम हमने उसको बोला, लेट अस अज्यूम हमारी फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए। ठीक है, फर्म गुडविल, ज्यादा बड़ी फिगर मैं नहीं लिख रहा, 1 लाख रुपए। तो और सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। तो एक तो हमने उसको बोला कैपिटल लेकर आओ 5 लाख, इसके अलावा उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में देना पड़ेगा, बिकॉज उसने कोई हार्डवर्क नहीं किया। ही इज कमिंग फॉर 1/5 एंड फर्म की गुडविल है 1 लाख, तो 1 लाख का 1/5, या मैं 10 लाख मान लेता हूं, तो 10 लाख रुपए का 1/5 शेयर, 2 लाख रुपए उसको अपना शेयर ऑफ गुडविल भी ला कर देना पड़ेगा। टोटल ही हैज टू ब्रिंग 7 लाख रुपीज। तो जब भी नए पार्टनर की एडमिशन होगी उसको अपना कैपिटल लाना है और अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना है। तो ये दो चीजें हम उससे मंगा रहे हैं। अब इसके कई केसेस बन जाते हैं, जैसे
हो सकता है नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ले आए पूरा 2 लाख। हो सकता है वो कहे मेरे पास अभी 1,50,000 रुपीज है, मैं 50,000 बाद में दे दूंगा, या आप मेरे शेयर ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर लेना। ओके है। हो सकता है वो जीरो ही लाए, और ये भी हो सकता है कि वो ये 2 लाख रुपए का शेयर ए बी के साथ प्राइवेटली शेयर कर ले। प्राइवेटली का मतलब है फर्म की बुक्स में इसकी एंट्री ही ना दिखाए। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग केस बनते हैं। when नया पार्टनर इज ब्रिंगिंग his share of goodwill in cash fully, when new partner is not bringing his share of goodwill. Number three, when new partner is bringing a part of his share of goodwill in cash. और फोर्थ, when share of goodwill is paid privately. ये 4 केसेस बन जाते हैं। पर एनी ऑफ द केसेस में, कोई भी केस में, अगर फर्म की बुक्स में, फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से अपीयर कर रही है, तो उसको पहले खत्म करेंगे, उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे। जीरो करने का मतलब उस एसेट को राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करने की एंट्री मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने सबसे पहला देखना, नए पार्टनर से कुछ भी लेने से पहले पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर्स, पुरानी रेशो में राइट ऑफ करनी। उसके बाद उससे कैपिटल और गुडविल मंगानी है, और वो कितना शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रीटमेंट करना है। 4 केसेस बने ना, अब जरा ध्यान से सुनना। केस नंबर 1, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब सी ने ए बी को प्राइवेट अकाउंट्स में दे दिया, और फर्म की बुक्स में ना आया ना गए। उस केस में, इफ एंट्री नंबर 1, एनी ओल्ड गुडविल is appearing in old balance sheet, उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ठीक है। नंबर 2, उससे हम कैपिटल मंगाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। वो जो 5 लाख रुपीज लेकर आ रहा है, कैपिटल है ना ये वाला, 5 लाख रुपीज कैपिटल तो उसने लाना ही लाना। शेयर ऑफ गुडविल के ट्रीटमेंट हो सकती है ना, और गुडविल क्योंकि ना वो लाया ना हमने डिस्ट्रीब्यूट की, खत्म, और कोई एंट्री नहीं होगी। गुडविल के बारे में नो एंट्री। आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन शेयर ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो क्या एंट्री होगी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, तो नो एंट्री। हाँ, अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसको राइट ऑफ जरूर किया जाएगा। थर्ड केस, नहीं सॉरी, ये होगी बात। तो दिस इज ओवर। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में, व्हेन शेयर ऑफ गुडविल, या इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज को चेंज कर देता हूं, व्हेन न्यू पार्टनर is bringing his share of goodwill fully। ठीक है, जब वो पूरा शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है तो बच्चों फर्स्ट एंट्री तो सेम हो जाएगी ऊपर। अगर कोई पुरानी गुडविल है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। सेकेंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है ना बच्चों, उसको आपके लेवल के लिए हमने वर्ड लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है,
प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो लेकर आया 7 लाख रुपीज, 5 लाख उसका कैपिटल है और 2 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल है। और फिर थर्ड एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, इसको लेकर सीसी हमने शेयर ऑफ गुडविल ले लिया क्योंकि तुम अब हमारी फॉर्म में एडमिट हो रहे हो, तो वो 2, और उस पर हक किसका है, ए बी का, क्योंकि फ्यूचर में जब गुडविल बिकेगी तो ए बी को शेयर कम मिलेगा, तो उसका कॉम्पनसेशन पहले हमें आज उनको देना पड़ेगा ए बी को। तो ये जो अमाउंट लेकर आया 2 लाख रुपए, ये हमने ए बी को देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इस केस में हमने ये अज्यूम किया है कि वो 5:3 है, नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, तो एक फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर आ जाती है। तो 2 लाख रुपीस वो जो लाया है वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बहुत सिंपल, ये 2 एंट्रीज हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, वो कैश लाया और हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब अगर चाहें तो ए बी इफ विड्रॉन, अब ए बी को ये शेयर मिल गया बच्चों, तो अब ए बी की इच्छा है कि ये एक्स्ट्रा 125 और 75 फर्म में ही लगा रहने दें, उसको बोलते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो फिर कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर चाहें तो ए बी इस अमाउंट को विड्रॉ करके ले जाए, ठीक है ना, विड्रॉ करके ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, ड्रॉइंग्स की एंट्री पास कर देंगे, ए's कैपिटल डेबिट बी's कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश या बैंक एक ही बात होती है बच्चों, बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिख दो, बैंक है तो बैंक लिख दो। 1,25,000, अगर कोई रेशो नहीं दी हुई तो सेम अमाउंट वो विड्रॉ कर लेंगे। ये भी हो सकता है खाली ए विड्रॉ कर ले, बी ना करे, बी कर ले, ए ना करे, हाफ ऑफ कर ले, ए हाफ कर ले, बी फुल कर ले, वो जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, ड्राइंग्स की एंट्री में तो कोई खास बात नहीं है। एंट्री बस ये होगी कैपिटल डेबिट टू कैश, जो विड्रॉ कर रहा है, जितना विड्रॉ कर रहा है उस अमाउंट से लेते हैं, लेकिन मेन एंट्रीज बच्चों ये है, उसका कैश लाना और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, कोई पुरानी गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना, विड्रॉ किया तो कर लेंगे, लेकिन ये बीच वाली 2 एंट्रीज तो मेन है ही। ओके, तो अब हमारे 2 केस हो चुके हैं। केस नंबर 1, इफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। केस नंबर 2, अगर प्राइवेटली नहीं फर्म में पे किया जाता है और वो पूरा कैश लेकर आ रहा है तो। और अब केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर is not bringing his share of goodwill in cash, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा, वो कह रहा है 2 लाख रुपीज में आपको बाद में दे दूंगा। ये भी हो सकता है कि वो कैपिटल भी ना लाए, तो ये एग्रीमेंट है ना आपस में, पार्टनर जो भी डिसाइड करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज गोइंग केस नंबर 3। तो इस केस में ए एंट्री तो सेम ही हो जाएगी बच्चों, ओल्ड गुडविल अगर कोई है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। और अब कैश लाने की एंट्री में चेंज होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, वो क्योंकि खाली कैपिटल लाया है, अमाउंट 5 लाख रुपीस, सिर्फ कैपिटल लाया है, 2 लाख रुपीस वो गुडविल नहीं लाया है, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट तो करना जरूरी है, तो एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। सी का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे कि हमने आपसे ये 2 लाख रुपए लेना है और ये हम बांटेंगे तो उनमें पक्का सेक्रीफाइसिंग रेशो में, उनको तो मिलना ही मिलना है, नया पार्टनर लाए या ना लाए उनको अपना शेयर मिल जाएगा। तो ये 2
मेन एंट्रीज में आपको बार बार बता रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की है, ठीक है। और उसके बाद इफ विड्रॉन, क्योंकि देखो ऐसा होता है कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, कैश तो लाया नहीं, कोई बात नहीं, फर्म के पास तो पड़ी है ना, चाहे तो उनको 125 75 तो मिल गया, उनको क्रेडिट हो गया है, तो विड्रॉ करना चाहे तो कर लें। ए डेबिट, बी डेबिट टू कैश, जो भी वो अमाउंट विड्रॉ करना चाहे, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ है तो सेम अमाउंट विड्रॉ करा देगा, राइट। ये केस नंबर आपका 3 हो गया। और अब नंबर 4 केस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड 3, मतलब वो कुछ ले आए और कुछ ना लाए। व्हेन न्यू पार्टनर इज bringing a part of his share of goodwill in कैश, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल पार्ट में लेकर आ रहा है। जैसे हमने 2 लाख मंगाया, वो 1,50,000 ले आए, 50,000 कह रहा है मैं बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं। सो आई रिपीट, ए एंट्री सेम, बी एंट्री में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 5 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। पीएफजी लिख देते हैं हम लोग, लेकिन वहां पर शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, पूरा ही लिखना। तो जितना ले आया, जैसे 5 लाख कैपिटल आया और 1,50,000 वो शेयर ऑफ गुडविल ले आया, तो 6,50,000, और फिर बांट दो बच्चों इसको, प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1,50,000 लाया, लेकिन उनको तो 2 लाख बांटना है। तो जैसा मैंने केस नंबर 3 में बताया, वो जब ना लाए या जितना अमाउंट ना लाए, वो सी के उधार खाते में डेबिट कर दो। सीज करंट अकाउंट हमने सी से लेना है, और ए को और बी को तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने देना ही देना है। 1,25,000 और 75,000, ये 2 महीने। जब वो ले आए तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, और ना लाए तो उस केस में करंट अकाउंट लिख दो, ठीक है। और इफ विड्रॉन, अगर उन्होंने विड्रॉ किया तो जितना विड्रॉ करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहे तो ये एंट्री नहीं होगी, एंट्री नंबर डी। तो ए और डी एंट्री डिपेंड करती है कि होनी है कि नहीं होनी, लेकिन बी और सी तो पक्की होनी ही होनी है। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये यहां पर हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कंप्लीट। अच्छा, एक चीज और देख आपने ध्यान रखनी है कि जहां जहां पे मैं कैश डेबिट कर रहा हूं, ये वाला कैश, ये वाला कैश अकाउंट, कि चाहे मैं, अगर वो कैश ला रहा है तो मैं कैश लिख दूंगा, और अगर वो कोई एसेट ला रहा है, इन काइंड ला रहा है, मतलब लैंड ला रहा है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कुछ भी ला रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से कैश की बजाय वो डेबिट कर दो, या कुछ कैश, कुछ लैंड, कुछ बिल्डिंग, कुछ स्टॉक, कुछ डेटर, कुछ भी व्हाटसोएवर ही इज ब्रिंगिंग इन, उसको डेबिट कर। कोई भी केस हो, ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, केस नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी केस हो, ऐसा नहीं कि कैपिटल तुमने कैश में ही लाना है, आप कोई भी एसेट भी ला सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी केस आपके सामने रखा जा सकता है, लेकिन उसमें कहीं पर बेसिक डिफरेंस नहीं आता, आपका नॉर्मल क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है। ओके, अब अच्छा, अब हम एक और केस पढ़ लेते हैं गुडविल से रिलेटेड, हिडन गुडविल का। देखो, नाम से ही पता लग रहा है हिडन गुडविल का मतलब है हमें गुडविल की ट्रीटमेंट तो करनी है, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में गुडविल की फिगर नहीं दी हुई, तो अब हम कैसे करें। अब अगर नहीं दी हुई तो कोई कहता है कि सर गुडविल की वैल्यूएशन कर लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन से, वो भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो फिर हम लोग
उस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करें, इसलिए उसका नाम है हिडन गुडविल। अभी वो छुपी हुई है। और गुडविल कहाँ छुपी हुई होगी हमेशा बच्चों, याद रखो कैपिटल्स के अंदर। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब आप समझो। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी आ रहा है 1/6 के लिए। और ऐसा बोलते हैं कि सीज कैपिटल इज ₹1 लाख फॉर 1/6 शेयर। इससे पहले ए का कैपिटल गिवन है अप्रोक्सीमेटली ₹2 लाख, बी का कैपिटल गिवन है 1 लाख रुपीज, और इसके अलावा ये कैपिटल्स हैं। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है बच्चों 50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज लॉस बच्चों। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है 40,000 का। अब हम ऐसे केस में सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या कोई रीवैल्यूएशन है। अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी है तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया या रफ में रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एंड लेट अस अज्यूम हमारा यहाँ रीवैल्यूएशन गेन आ जाता है 30,000। तो ये एक फिगर जो है लॉस की है, बाकी सारे हमारे प्रॉफिट से प्रॉफिट्स। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों। ए और बी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है, उनके कैपिटल 2 लाख 1 लाख गिवन है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है, और रिवैल्यूएशन गेन हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड सी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर और उसका कैपिटल है 1 लाख रुपए। अब गुडविल की कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है। 1 लाख रुपए जो उसका कैपिटल था 1/6 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बच्चों शेयर को रिवर्स कर देते हैं, 6/1 कर देंगे। इसका मतलब टोटल कैपिटल जो न्यू फॉर्म होनी चाहिए 6 लाख रुपए। अब टोटल कैपिटल अगर 6 लाख रुपए होनी चाहिए तो ये देखे कि है कितने। एस कैपिटल है बच्चों 2 लाख रुपए, बीस कैपिटल है 1 लाख रुपए, सीज कैपिटल है 1 लाख रुपए। सी न्यू कैपिटल लेकर आ रहा है ना बच्चों। इसके अलावा प्रॉफिट ऐड कर दो। जनरल रिजर्व है 50,000, रीवैल्यूएशन गेन है 30,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 40,000 लॉस है, तो इसको माइनस कर दो और नेट फिगर निकाल दो। 450, 480, 4,40,000। इन सब का टोटल आ गया 4,40,000। कैपिटल होना चाहिए 6 लाख, जबकि वैसे एज पर बैलेंस शीट बन रहा है 4,40,000। तो इनका हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस इज 1,60,000। तो ये 1,60,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गई। बहुत आसान तरीका है, रिपीट करता हूं। सी का कैपिटल 1 लाख है 1/6 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल निकाल लो 6/1 करके। 6 लाख आ गया, इट शुड बी द कैपिटल। इसके अलावा गिवन फिगर्स में ए का कैपिटल ले लो, बी का कैपिटल ले लो, सी का कैपिटल ले लो, जितने प्रॉफिट्स हैं जनरल रिजर्व है वो ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन का गेन ऐड कर दो, और लॉस है जैसे इस क्वेश्चन में P&L का डेबिट बैलेंस है तो उसको माइनस कर दो। तो नेट फिगर बची हमारी 440। 6 लाख का कैपिटल होना चाहिए, है 440 का, तो डिफरेंस जो बचता है 1,60,000 का, ये गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसका सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, दैट इज 1,60,000 का। ये तुम्हारे ना थोड़ा सा फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं रिवैल्यूएशन गेन आया 20,000 रुपीज, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा फिगर कंफर्टेबल रहे। रिवैल्यूएशन का गेन 20 कर लिया मैंने, यहाँ पर 20 कर लिया। इससे हमारी ये फिगर्स चेंज हो जाएंगी। इट विल बी 4,50,000, सॉरी 4,30,000। अभी भी ये फिगर ठीक नहीं है। ठीक है,
एक्चुअली मैंने रिवर्स चेंज कर दिया, इसको हटा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं। हम्म, लेट अस अज्यूम गुडविल हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1,50,000 की, और मुझे चाहिए यहाँ पर फिगर 4,50,000 की। 450 कैसे आएगी, इसको मैं 40,000 कर लेता हूँ रीवैल्यूएशन का गेन। अब ठीक है, तो अब टोटल आ गया मेरी गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000, और इस 1,50,000 का सी का शेयर है 1/6। तो सी को लेकर आना था 25,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल, और वो यही 25,000 रुपीज नहीं ला रहा था, तभी गुडविल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। यही 25,000 की फिगर वॉज मिसिंग। तो अब हमारे पास 25,000 रुपीज की ये फिगर आ गई, उसका शेयर ऑफ गुडविल, और वो कैपिटल जो है वो तो 1 लाख लेकर ही आ रहा है। तो अब यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि हिडन गुडविल के केस में कभी भी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा होता। ठीक है, तो इस केस में जब भी नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता, तो हम एंट्री कैसे करते हैं, करंट अकाउंट से। सो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला नहीं रहा, तो जब वो प्रीमियम और गुडविल नहीं लाता, तो हम एंट्री पास कर देते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट अस अज्यूम, अच्छा इसमें हमें अज्यूम करने की जरूरत नहीं, 3:2 ही आएगी। 25,000 जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है, 3:2 की रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंट्रीज वही की वही है, सिर्फ शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का जो हमारा मेथड है वो नया है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा ये हिडन गुडविल वाला केस। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो, जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, किसी पार्टनर की एडमिशन हो, कोई पार्टनर जाए, तो एसेट्स, और जैसे मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट आपको समझाई ना, बिल्कुल वैसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में भी अगर कोई पॉसिबल चेंज है, तो उसको हम आज ही एडजस्ट कर एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट। जैसे आप ऐसे समझो कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 12 लाख, यानी कि अगर हम आज ही सेल कर दें तो हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अब हम अगर इसको एडजस्ट किए बिना, अगर रिवैल्यूएशन ना करें, जो कि मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर डायरेक्ट उसकी एडमिशन कर लें, जैसा कि ए और बी, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बार बार, 5:3 की उनकी ओल्ड रेशो है, और सी नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है, तो वो जो बिल्डिंग है, लेट अस अज्यूम हम सी को एडमिशन दे देते हैं और फिर बिल्डिंग सेल करनी पड़ जाती है, तो वो 2 लाख रुपए का 1/5 शेयर 40,000 रुपीज वो मांगेगा, हकदार बन जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है। ठीक है ना, जबकि उसमें से उसका कोई शेयर है ही नहीं, ये तो पास्ट ईयर्स में वैल्यू बढ़ी है। अब सी की एडमिशन के 10 दिन के अंदर अंदर अगर हमें उसको सेल करनी पड़ गई, या 1 महीने में सेल करनी पड़ गई, तो सी को इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए, या वाइज वर्सा हो। अगर किसी एसेट की वैल्यू 2 लाख कम हो रही है और उस पर लॉस हो रहा है, तो सी क्योंकि पार्टनर बन चुका है, तो 1/5 शेयर ऑफ लॉस जो है 40,000 हम उससे मांगेंगे, और सी नहीं देगा। अगर गेन हो रहा है तो ए भी नहीं देंगे, लॉस हो रहा है तो सी नहीं देगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसीलिए जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में या उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आने वाला होता है, तो गुडविल को, रिजर्व्स को, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को, और इसी तरह से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के प्रॉफिट या लॉस को, यानी कि अगर एसेट्स की वैल्यू में या लायबिलिटीज की वैल्यूज में किसी तरह का चेंज आने वाला है, और उस चेंज से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को पहले ही एडजस्ट किया जाएगा। और उसका एडजस्ट करने का सिंपल तरीका है बच्चों, हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसकी एडमिशन पे ना। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब
ऐसा अकाउंट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करके देता है। इजी होता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम एसेट की वैल्यूएशन चेंज कर रहे हैं और एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा गेन है। क्रेडिट ऑल द गेन्स बाय इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स, ये गेन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये मैंने आपको चेंज इन पीएसआर के चैप्टर में भी कराया हुआ है। और अगर एसेट की वैल्यू में किसी तरह का डिक्रीज है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, लॉस है ये, डेबिट ऑल द लॉसेस। इसी तरह से अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी या प्रोविजन, किसी भी प्रोविजन में इंक्रीज होता है तो वो लॉस है, डेबिट साइड पे डाल देंगे। और अगर डिक्रीज है लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में तो वो हमारा बच्चों गेन है, तो हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। बस इस तरह से डेबिट और क्रेडिट के जैसे ही फिगर्स हम लोग डालेंगे और इस अकाउंट का टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आ रही है तो हमारा गेन ऑन रीवैल्यूएशन है बच्चों, और अगर क्रेडिट साइड पर फिगर बच रही है तो वो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है। स्टार मैंने इसलिए मार्क कर दिया कि इनमें से कोई एक ही फिगर होगी, या गेन आएगा या लॉस आएगा। फिर इस गेन या लॉस पर, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले समझाया, ओल्ड पार्टनर्स का ही हक है, तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड, देखो एक बात का ध्यान रखना, एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हुए जब हम ओल्ड पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ गुडविल बांटते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होती है। बाकी सब जगह पर ओल्ड रेशो ही यूज होती है, सिर्फ एक जगह पर सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज होती है, बाकी सब जगह पर ओल्ड रेशो यूज होती है। ठीक है, एक मंत्र की तरह से अपने माइंड में रखना, हर जगह पर रिजर्व बांटते हैं ओल्ड रेशो, प्रॉफिट बांटना है ओल्ड रेशो, लॉस बांटना है ओल्ड रेशो, लेकिन गुडविल बांटनी है, गुडविल का वो पुरानी गुडविल भी बांटनी है तो वो भी ओल्ड रेशो में लिखवाया मैंने आपको। लेकिन अगर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है प्रीमियम डेबिट टू ए टू बी तो वो उनको उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा। बस बाकी सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कोई खास मुश्किल नहीं है, और इसकी जनरल एंट्री अगर करनी है तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे एसेट की वैल्यू में किसी तरह का डिक्रीज हुआ तो लॉस हुआ, जब लॉस नजर आए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन की उंगली पकड़े रखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम लिख दो बच्चों। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बच्चों तो गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो। और डेबिट किसे करें? एसेट को। ठीक है ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को पकड़े रखो, लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, एसेट को क्रेडिट कर दो। गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, एसेट को डेबिट कर दो बच्चों। ठीक है, इसी तरह से किसी तरह की लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में कोई लॉस हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो लॉस होता है बच्चों, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी का नाम लिख दो या प्रोविजन का नाम लिख दो बच्चों। ठीक है, और अगर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन डिक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों गेन है, गेन है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने का मतलब लायबिलिटी या प्रोविजन को डेबिट कर दो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से बताता हूं, रिवैल्यूएशन को ही पकड़े रखो, गेन है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, लॉस सॉरी क्रेडिट कर दो, और दूसरी चीज को डेबिट कर दो। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, दूसरी चीज को क्रेडिट कर दो। रिवैल्यूएशन को पकड़ो, वो सही है तो अपने आप दूसरी चीज सही हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर इफ नेट अमाउंट
नेट प्रॉफिट आया गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो बच्चों रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटने की एंट्री पास कर दो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस है तो बच्चों एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं। लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो टू रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। इस तरह से आपकी रीवैल्यूएशन की सारी जनरल एंट्री भी बन जाती हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बन जाता है, और रीवैल्यूएशन का नेट गेन या नेट लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर, ठीक है। दूसरे तरीके से समझना है तो अगर गेन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर डाल देंगे, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल देंगे, राइट। ये आपका रीवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट ओवर हो गया, राइट ना। इसके बाद बच्चों जैसे मैंने रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज कराई, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हमारा काम होगा फुल फ्लेज क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएंगे। हम स्टेप नंबर 1 में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, स्टेप नंबर 2 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और स्टेप नंबर 3 में रिवाइज्ड या न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। एग्जाम्स में कई बार बैलेंस शीट आपसे नहीं भी पूछी जाती, बट कोई बात नहीं, आपको बनानी आनी चाहिए। स्टेप नंबर 1 रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया था मैंने बता दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। इजी है। लेट अस अज्यूम ए बी ओल्ड पार्टनर्स थे और नया पार्टनर सी एंटर कर रहा है, तो 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम कॉलमनर फॉर्म में बना देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पुराने पार्टनर्स के पुराने बैलेंसेस जो पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है, तो लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी का बैलेंस केवल होगा। बाय बैंक या कैश, नया पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आएगा, ठीक है। इसके बाद नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ गुडविल बांटेगा, अगर वो कैश लेकर आया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से बढ़ जाएगा इनकी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और अगर वो कैश नहीं लाया है तो वो करंट अकाउंट के नाम से बढ़ जाएगा बाय सीज करंट अकाउंट, ठीक है ना। पर बटना ए बी को क्रेडिट साइड पर ही है। देखो 3 स्टेप्स हो चुके हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट से जो गिवन बैलेंस शीट है उससे उनके बैलेंस उठाओ ए बी के। बाय बैंक अकाउंट, नए पार्टनर का कैपिटल लिखो। बाय प्रीमियम अकाउंट या बाय सीज करंट अकाउंट, जो भी वो अपनी गुडविल लाया है और वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने बांट दी। अगर पुराने पार्टनर से गुडविल विड्रॉ करी है तो डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर कोई पुराना जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। अगर कोई पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये लायबिलिटी साइड पे होता है, तो उसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट साइड पे बांट देंगे। और अगर एसेट साइड पे कोई पी एंड एल अकाउंट पड़ा हुआ है या लॉस पड़ा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे चला जाएगा, ओके। और उसके बाद अगर रीवैल्यूएशन गेन है तो क्रेडिट साइड पर, और अगर कोई रीवैल्यूएशन लॉस है तो वो डेबिट साइड पर कोई एक चीज होगी, ये एंट्री या ये एंट्रीज में इसी तरह से पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा। और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड पे पड़ा हुआ है, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो भी सब डेबिट साइड पे आते हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, चलो मैं उसके बारे में बताता हूं। ये अब यहां पर जैसे ही हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये हमारे पास पार्टनर्स के कैपिटल के
बैलेंसेस आ जाएंगे। यही आइटम्स होती हैं, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है बच्चों। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस लिखो। बाय बैंक नए पार्टनर का कैपिटल लिखो। बाय प्रीमियम या बाय सीज करंट अकाउंट उसका शेयर ऑफ गुडविल बांटो। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बांटा है तो क्रेडिट साइड पे बांटो ओल्ड रेशियो में। P&L का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट पड़ा है जो कि लाइबिलिटी साइड पे होता है तो वो क्रेडिट साइड पे बांटो। रिवेल्यूशन का गेन है तो वो भी क्रेडिट साइड पे बांटो। और डेबिट साइड पे अगर उन्होंने गुडविल का शेयर विदड्रॉ किया है तो टू बैंक। P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस होता है या एसेट साइड पे होता है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से कोई रिवोल्यूशन का लॉस है तो डेबिट साइड पे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहां पे। सिर्फ ये एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आएगा, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। और इससे टू बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएंगे ए, बी और सी के, और इन बैलेंसेस को हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। राइट। तो बैलेंस शीट बहुत आसान होती है बच्चों। जो पुरानी बैलेंस शीट हुई है उसको एक तरह से कॉपी करना शुरू करो, एज इट इज कॉपी करना शुरू करो। जिस एसेट में कोई चेंज नहीं है पुरानी फिगर सेम लिख दो। अगर एसेट में कोई चेंज है तो चेंज कर दो, इंक्रीज है तो ऐड कर दो, डिक्रीज है तो लेस कर दो। इसी तरह से प्रोविजन में, इसी तरह से लायबिलिटीज में। जो पुराने प्रॉफिट या जनरल रिजर्व वगैरह बैलेंस शीट में पड़े होंगे वो तो बट गए, खत्म हो गए, उसको नहीं दिखाना। और पार्टनर्स के ये वाले बैलेंसेस अब नई बैलेंस शीट के अंदर उनके कैपिटल में शो कर दो। बैलेंस शीट, और हाँ, जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट है उसमें ये वाला अमाउंट ऐड कर देना, और अगर वो प्रीमियम भी कैश में लाया तो वो भी ऐड कर देना, तो आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाना सिखा दिया मैंने आपको, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर, बस इसी स्टेप्स को पकड़ लो। क्वेश्चन में सिर्फ फिगर चेंज होनी है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपकी बैलेंस शीट, राइट। ओके। अब इसके बाद हमारा एक पार्ट बचता है कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो हम लोग लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। उसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। कैसे कैसे, ध्यान से सुनिए। केस 1, इसमें क्या होता है, जैसे सी आ रहा है 1/6 के शेयर के लिए और वो कैपिटल ला रहा है 1,00,000 रुपए, तो टोटल कैपिटल निकाल दो बच्चों ऑफ न्यू फर्म। 1,00,000 रुपए वो ला रहा है 1/6 के लिए, तो टोटल कैपिटल हो गई फर्म की 6,00,000 रुपए। उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दे, 1/6 है ना, 6/1 कर, और इसको उनकी न्यू रेशो में बांट दो। लेट अस अज्यूम न्यू रेशो है 3:2:1। तो बस अब इस रेशो में टोटल कैपिटल को बांट दो। न्यू कैपिटल्स 3,00,000 रुपीज, 2,00,000 रुपीज और 1,00,000 रुपीज आ गया। ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली फिगर्स को यहां पर शो कर दो। ये वाली फिगर्स को यहां शो, 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000। और फिर इसके बाद जब तुम टोटलिंग करोगे तो टोटल टैली नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते हो तुम, क्रेडिट माइनस डेबिट करते हो, जो बच गया वो बैलेंस कैरिड डाउन में लिख दिया। लेकिन अभी यहां तो ऐसा नहीं कर रहे, यहां तो हमने बैलेंस कैरिड डाउन की फिगर अलग से निकाल ली है, 3,00,000, 2,00,000, 1,00,000, इसको उठा के एज इट इज रख देंगे। तो जरूर कुछ डिफरेंस बचेगा या डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड पे बचेगा तो लिख देना टू बैंक, क्रेडिट साइड पे बचेगा तो लिख देना बाय बैंक। इसका मतलब होता है कि क्रेडिट साइड पे बचने का मतलब होता है कि इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल कम है, वो और लेकर आएगा। अच्छा, ये सिर्फ ए बी में बचेगा, सी तो अपना कैपिटल लेकर ही आ रहा है, नए पार्टनर में कुछ नहीं होगा। केस 1 में नए पार्टनर के कैपिटल में कुछ नहीं होगा, सिर्फ पुराने पे यानी कि ए बी में ही होगा। तो अगर डेबिट में बच रहा है तो टू बैंक, इसका मतलब उसका कैपिटल फालतू था वो लेकर जाएगा। और क्रेडिट में बच रहा है तो बाय बैंक, इसका मतलब उसका कैपिटल कम है वो और लेकर आएगा।
ठीक है। फिर जब बैलेंस शीट में बैंक लिखोगे तो ओल्ड बैलेंस प्लस सी का कैपिटल प्लस सी का प्रीमियम अगर वो लेकर आया है तो प्लस ये वाला अमाउंट, जैसे मान लो ये ए का है और ये बी का है, ये वाला अमाउंट प्लस हो जाएगा, एज बैलेंस क्रेडिट साइड वाला जो प्लस हो जाएगा, और माइनस बीज बैलेंस, बी का बैलेंस डेबिट साइड वाला प्लस माइनस हो जाएगा, क्रेडिट साइड वाला प्लस हो जाएगा। तो न्यू बैलेंस, न्यू बैंक बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में ये शो करें। ठीक है, ये है अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं थ्रू कैश। ठीक है, थ्रू कैश। और ये भी हो सकता है कि वो कैश नहीं छेड़े, थ्रू करंट अकाउंट इसके एडजस्टमेंट करें। उस केस में जैसे मान लो डी बी का डेबिट साइड पे बच रहा है तो हम लिख देंगे टू बीज करंट अकाउंट, और ए का क्रेडिट साइड पे बच रहा है सो बाय एज करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस बच रहा है उसको लिख देंगे करंट अकाउंट, बस। और फिर ये वाला न्यू बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर देंगे सीधा सीधा, और ये वाला न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो बिल्कुल सीधा उतार देंगे अगर हमने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट करनी है। सिंपल लिखो डिफरेंस और इसको न्यू बैलेंस शीट में शो कर दो। क्रेडिट साइड वाला है तो उसको गिरा दो एसेट साइड पे, डेबिट साइड वाला तो गिरा दो उसको लायबिलिटी साइड, सीधा सीधा। ये है केस नंबर 1। इसके अंदर नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है, पुराने पार्टनर्स को एडजस्ट कर। अब केस 2, इसमें क्या है, ए का बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो प्रॉपर, जैसे कौन सा कैरिड डाउन, ये वाला बिना किसी कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, ए का और बी का, ये वाले बैलेंस निकाल लो। जैसे मान लो आ गया इसका 4,72,000, और बी का भी बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो और वो लिख दो कैपिटल में, उसमें कोई फर्क नहीं है, कैपिटल में कुछ नहीं आना, अब इस ए और बी के कैपिटल में अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। मान लेते हैं ये 1,28,000 आ गया, तो इसको कंबाइन कर दो, कंबाइंड कैपिटल, तो ये हो गया 6 लाख रुपए। और ऐसे लिखा होगा सी इज टू ब्रिंग proportionate capital, proportionate capital, और मान लेते हैं सी का शेयर 1/6 है। ठीक है, या ये लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी सी इज टू ब्रिंग 1/6 ऑफ टोटल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल का, ऐसे लिखा होगा। इस केस में ध्यान से सुनना, अगर सी का कैपिटल शेयर 1/6 है तो बैलेंस कितना हुआ बच्चों, 1 - 1/6, 5/6, तो ए बी का है 5/6। तो इसमें पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी, देखो ए बी का कैपिटल टोटल है 6 लाख, ये रहा, और ये 5/6 के लिए है, तो टोटल निकालने के लिए हमेशा उसको रिवर्स मार देते। 5/6 के लिए आपका कैपिटल 6 लाख है, तो टोटल के लिए कितना होगा, अब इसको जैसे मैंने डिवाइड किया तो टोटल कैपिटल आ गया 7,20,000, और इसमें से सीज कैपिटल निकलेगा 1/6 ऑफ 7,20,000, आंसर 1,20,000 रुपए। ये सी का कैपिटल यहां पर शो किया जाएगा। ठीक है ना, बाकी एज इट इज दिया होगा, ए बी में कोई चेंज नहीं है, सी के कैपिटल की फिगर नहीं होगी, वो निकालने केस नंबर 2 चल रहा है ना, इसके अंदर इस तरह से सी का कैपिटल निकाला।
और केस 3 तो बहुत ही आसान है। केस 3 में लिखा होगा C is to bring 1/6 of combined capital of A and B in new firm। टोटल कैपिटल नहीं, वर्ड लिखा होगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और कंबाइंड कैपिटल मैंने अभी आपको निकाल के दे ही दिया बच्चों, ये रही 6 लाख। बस इसमें सी का डायरेक्ट कैपिटल निकल आएगा। सी इज कैपिटल विल बी 1/6 of 6 lakh, दैट इज इक्वल टू 1 लाख। खत्म। ये सी का कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इस तरह से ये तीनों आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट भी इस चैप्टर में कवर हो गई। यहां पर आकर एक बस छोटा सा पार्ट आपका बचता है बीच में, वो मिस कर गए हम। देखो, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हो ना, तो उसमें से अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्वेश्चन में दिया हो तो माइनस कर देते हैं और बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, रिजर्व में से क्लेम माइनस करो, जो बैलेंस बचे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। और अगर बैलेंस नेगेटिव में बचे तो, ठीक है, बैलेंस नेगेटिव में बचे तो ये भी लिख देता हूं, बैलेंस अगर नेगेटिव हो तो उस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दो। ठीक है ना, हमेशा रिजर्व में से क्लेम माइनस करो। पॉजिटिव बैलेंस है ओल्ड पार्ट ओल्ड रेशियो में डाल दो, नेगेटिव है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डाल। एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन। अच्छा, ये मैं एक सेकंड इसको मैं केस बना देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है ना, इफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से ज्यादा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से ज्यादा है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स, बैलेंस जो बचा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके, ये वन केस हो गया। अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है तो सिंपल एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। और ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है ना, न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो हो जाएगा। सिंपल एक एंट्री खत्म हो गई। ठीक है, और थर्ड केस, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लेस देन है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से, तो उस केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। बस ये छोटे छोटे 3 केस बनते हैं बच्चों। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये मैंने आपको स्पेशल रिजर्व के बारे में बताया। और इसी तरह से एक स्पेशल रिजर्व और है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से लेस करना है लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को, और जो बैलेंस बचे, फिर वही वाली बात है, बैलेंस बचे अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे डाल दो। ठीक, बताता हूं इसकी एंट्री क्या बनी। आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो लॉस है इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट कर दो, और टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दो।
ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का यहां पर आपको सिर्फ लॉस देखना है, इन्वेस्टमेंट का लॉस। और अगर यहां पर आईएफआर कम है, आईएफआर डेबिट, इवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स का लॉस। ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट में ये बना आपका केस नंबर 1, अगर इन्वेस्टमेंट में इफ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, उस केस में जितना गेन का अमाउंट है, ठीक है, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी गेन है। सारी वैल्यू मत डाल देना बच्चों, सिर्फ गेन या लॉस की वैल्यू डालनी है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेन अमाउंट डायरेक्ट रिवैल्यूएशन कर दो और पूरा आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर होल्ड रेशियो। ये लो, ठीक है, ये स्पेशल रिजर्व। ओके, यहां पे चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।